हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर हरीश कुमार सिंह, BHEI 141 चीन का इतिहास आप लोगों के साथ आज साझा करूंगा। मेरा व्याख्यान है इंदिरा इग्नू के रीजनल ऑफिस लखनऊ से। आज के इस 1 घंटे के व्याख्यान में आप लोग मेरे साथ देखोगे कि चीन में का प्राचीनतम इतिहास क्या है और मुख्यतः आधुनिक चीन के इतिहास पर जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में चीन का जो डेवलपमेंट है, ऐतिहासिक यात्रा है, उसमें हम छिंग डायनेस्टी के बारे में देखेंगे और उस घटना के बारे में देखेंगे जिसने चीन को आधुनिकता की दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया। वो है अफीम वार। अफीम युद्ध ने प्राचीनतम काल से चली आ रही अपने को सेपरेट रखने की जो चीनी मान्यता थी, उसको एक गहरी चोट दी और पाश्चात्य संस्कृतियों के साथ जब उसका एक तरह से सम्मिलन हुआ तो वो साम्राज्यवाद का शिकार बनी, जिसे हम सेमी कोलाइजेशन कहेंगे। तो आज हम देखेंगे कि आधुनिक चीन के इतिहास पर आधारित यह पाठ्यक्रम जो 19वीं और 20वीं सदी में चीन के विकास पर प्रभाव डालता है, जहां एक प्राचीन सभ्यता कैसे आधुनिक राज्य में रूपांतरित हो रही है। हम देखेंगे छिंग राजवंश के पतन से लेकर के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और विश्व में एक ताकत के रूप में चीन का उभार कैसे हो रहा है, ये आज हम इस व्याख्यान में देखेंगे। अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में चीन की विकास यात्रा को देखें तो कुछ युगांतकारी घटनाएं हैं जो चीन को गहरे प्रभावित करती हैं। जैसे छिंग चीन पर शासन करने वाले अंतिम राजवंश थे। 1911 की क्रांति के बाद, एक तरह से विद्रोह के बाद, छिंग वंश का जो है पतन वहां पर हो जाता है। उससे पहले अगर हम प्राचीन थोड़ा सा और पीछे जाएं तो देखते हैं कि चाइनीज लोग अपने को दुनिया से पृथक मान करके चलते थे और उनका यह विश्वास था कि धरती पर जो इतिहास का रिकॉर्ड किया गया है वो प्रारंभिक लोगों में चाइनीज लोग ही हैं। मंदारिन उनकी प्राचीनतम भाषा है और एक लिखित इतिहास प्राचीन काल से चीन का मिलता है। दुनिया की तमाम संस्कृतियों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इंडस वैली, मेसोपोटामिया सभ्यता और चाइनीज जो सभ्यता है वो एक तरह से ईसा की पूर्व की शताब्दियों में खूब फली फूली है। चाइना के इतिहास को हम अलग अलग डायनेस्टी में अगर डिवाइड कर सकते हैं तो पहली डायनेस्टी के बारे में एक जो मिथ है चीनी मान्यताओं में कि 2070 से 1600 BCE के आसपास शी डायनेस्टी वहां पर उभर करके आई और जो मिथ है वो ये कि यहीं से चाइना में डायनेस्टी शासन की परंपरा का प्रारंभ लोग मानते हैं। लेकिन चूंकि इसके बहुत पुख्ता प्रमाण काफी दिनों तक नहीं थे, अब इस पर कुछ पुरातात्विक स्रोत खोजे गए हैं। ऐसे में इस डायनेस्टी को प्राचीनतम डायनेस्टी मानना थोड़ा इतिहासकारों के लिए कठिन है। दूसरा, जब हम 1600 BCE के आसपास देखते हैं तो सिया डायनेस्टी का शांग डायनेस्टी द्वारा अपदस्थ किया जाना ये एक युगांतकारी घटना थी और पहली डायनेस्टी को हम शांग डायनेस्टी को ही मान सकते हैं। ये युग चाइना में सांस्कृतिक एवं आर्थिक प्रगति का युग है। वो यूं कि इस दौरान चाइना में लेखन का आविष्कार हुआ। ये बहुत बड़ी चीज थी कि जो भी मान्यताएं हैं, जो भी चिंतन है, उनको जब लिपिबद्ध किया जाता है, लेखन किया जाता है, तो आने वाली पीढ़ियों को भी इससे लाभ मिलता है और उस डायनेस्टी की जो परंपराएं हैं, शासन प्रणाली हैं, मान्यताएं हैं, वो बाद की पीढ़ियों के लिए सुगमता से उपलब्ध रहते हैं और इतिहास को रिकॉर्ड किया जाता है। तीसरा, हम देखते हैं कि 1046 BCE में शांग डायनेस्टी को झाओ द्वारा अपदस्थ किया गया। 1046 से 256 BCE तक झाओ डायनेस्टी चीन में शासन करती है। महत्वपूर्ण वंश था ये। और इसी युग में हम देखते हैं कि चीन में महान संतों का उदय हो रहा है। मोजी, कन्फ्यूशियस, ताओइज्म का विकास हो रहा है। कन्फ्यूशियस तो महान संत परंपरा में चीन के ऐसे संत हैं जिन्होंने
मानव मात्र के कल्याण के लिए उनके विचार तब से लेकर के आज तक दुनिया में बहुत युगांतकारी हैं, उन पर भी हम एक अलग से देखेंगे। चौथी जो डायनेस्टी है 221 से 206 बीसी तक चिन डायनेस्टी ने शासन किया और यहीं से इसी से चाइना का नाम पड़ता है। ये बहुत अल्प शासन काल था, लेकिन अल्प शासन काल के बावजूद चाइनीज इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण काल है। क्यों? क्योंकि इसी समय चाइना में खानाबदोशों दोषों को रोकने के लिए, बाहरी प्रतिरोधों को रोकने के लिए प्राचीन काल में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक तरह से निर्माण शुरू होता है और बाद के शासकों ने इस पर काम किया, उस चाइना वॉल को और मजबूत बनाया, लेकिन इस वक्त में यह काम सबसे महत्वपूर्ण था। 581 बीसी में सुई डायनेस्टी की स्थापना की गई और 960 सेंचुरी ईस्वी में शांग डायनेस्टी सत्ता में आई और यहीं पर दुनिया में चाइना के पहले पेपर मनी का जन्म हुआ। मानी 960 ईस्वी में चाइना में पहले पेपर मनी का जन्म हो रहा है, जो दुनिया के देशों में अग्रणी है एक तरह से। तो हम देखते हैं कि पेपर हो या प्रिंटिंग प्रेस हो, प्रिंटिंग की बात हो, कंपास की बात हो, गन पाउडर की बात हो, उसका आविष्कार यहीं से होता है। दुनिया के अन्य भागों में और आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार एकदम जर्मनी में होता है, और लेकिन चाइना के नाम से ये चीज जुड़ती है कि प्रिंटिंग का आविष्कार वहां 10वीं शताब्दी में हो चुका था। कंपास एक ऐसा यंत्र है जो समुद्र में बड़ी बड़ी नावों को दिशा ज्ञात कराता है। दिशा सूचक यंत्र से जो साहसिक समुद्री यात्राएं थीं वो और आसान हुई। तो जो लोग दुनिया से समुद्री मार्ग से जुड़ना चाहते थे उनके लिए समुद्र का आवागमन आसान हुआ। तो ये बड़ी उपलब्धि थी चीन के इतिहास में। 1279 सीई में हम देखते हैं कि मंगोल खान के पौत्र कुबलई खान ने शांग वंश को अपदस्थ कर दिया। यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 1279 के पहले अगर देखें तो मंगोलों ने जो है मंगोलिया और उधर वहां से निकल करके चंगेज खां जो है गजनी को पराजित करते हुए भारत की सीमा तक भी आया था। उस समय यहाँ पर इल्तुतमिश का शासनकाल था, वो दौर है 1220 के आसपास का। तो एक तरह से मंगोलों ने उस तुर्की सत्ता को उनके मूल से ही ध्वस्त कर दिया और उनकी एक शाखा इधर चीन की तरफ जाती है और वो उसके पौत्र कुबलई खान ने जो है वहां पर एक शांग वंश को अपदस्थ कर दिया और युवान डायनेस्टी के तहत शासन किया। इसका भी शासनकाल काफी लंबा रहता है और इसी के समय पर यहाँ पर मार्को पोलो का आगमन होता है। एक बहुत महान नाविक था, दुनिया को खोजने के लिए वो जो है जहाजों पे बैठ करके और वो चलता है और चाइना के बंदरगाह पे पहुंच जाता है। और अंतिम रूप से जो चीन में वंशों का इतिहास है वो 1644 से लेकर के 1911 सेंचुरी ईस्वी तक जाता है। छिंग वंश का शासन था और इसको देखते हैं कि इसी के समय पर 19वीं और 20वीं शताब्दी में यहाँ पर विदेशियों का आगमन हो रहा है और आंतरिक विद्रोह भी यहाँ पर हो रहा है। दरअसल यह डायनेस्टी एक तरह से देखा जाए तो अंतिम राजवंश था जो प्राचीन तमाम मान्यताओं को समेटे हुए 1911 तक कायम रहा। वो प्राचीन मान्यताएं क्या थी कि दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ चाइनीज हैं। चाइनीज के जो राजा हैं वो मतलब स्वर्ग से धरती के पूरे शासक बनाए गए हैं। तीसरी चीज कि चाइना अगर दुनिया के साथ संपर्क करेगा तो वो उसकी जो मौलिकता है वो नष्ट हो जाएगी, तो अपने को सेपरेट रखने की प्रवृत्ति भी चाइनीज लोगों में थी। लेकिन इस काल तक आते आते जब दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, यूरोप में औद्योगिकरण हो रहा था और उत्पादों को बेचने के लिए दुनिया के बाजारों में जब यूरोपियन निकलते हैं तो वो दुनिया के तमाम निर्जन द्वीपों सहित और कमजोर सभ्यताओं को मतलब अपना उपनिवेश बनाते हैं। और चूंकि भारत पूरी तरह से कॉलोनाइज हो चुका था अंग्रेजों का, तो चाइना का भी अब बचना मुश्किल था। ब्रिटेन और फ्रांसीसी शक्तियां चाइना में जाती हैं, उधर जापान और ऊपर से रसिया, यानी चाइना का सेमी कोलाइजेशन होने से कोई रोकने वाली ताकत अब नहीं बची। और इस अंतर विरोध से छिंग शासन के विरोध में उसके अंदर ही गृह युद्ध एक तरह से शुरू हुआ और 1911 में इस वंश का पतन हो रहा है।
अब आज जो हमारा मूल विषय है, हम यहाँ देखेंगे कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में चाइना के आंतरिक विद्रोहों और औपनिवेशिक हस्तक्षेप और फिर जो दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है, उससे छिंग वंश कमजोर पड़ने लगा। स्थिति यह आ गई कि इस मुकाबले में जो चाइनीज धारणा बनी हुई थी कि चाइनीज संस्कृति श्रेष्ठ है, वहां का राजा सबसे श्रेष्ठ है, अब दुनिया के बदलते प्रतिमान से चाइनीज अपने को अलग नहीं रख सकते थे, ऐसी स्थिति आ गई। जाने अनजाने या जबरन उनको दुनिया के साथ व्यापारिक समझौते करने थे, अपने व्यापारिक मार्गों को खोलने थे। अपने उनके यहाँ दुनिया के लोग, खास करके ब्रिटेन और फ्रांस के लोग कर मुक्त व्यापार चाहते थे, बंदरगाहों पर मुक्त आवागमन चाहते थे। उन स्थितियों को हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो पश्चिमी शक्तियों के आगमन से ही चीन के लोगों का एक जो सर्वोच्चता की धारणा टूटती है, ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर पर प्रथम दृष्टया चाइना के लिए बहुत निराशाजनक है। लेकिन इसी घटना से चाइना के इतिहास में एक आधुनिकता का पुट भी दिखेगा, जिसे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने, कि जो पश्चिमी शक्तियां यहाँ पर आती हैं और जो अंतर विरोध होता है, चाइनीज जो अंतर्मुखी से बहिर्मुखी बनते हैं, उससे क्या है कि चाइना की मानसिकता में एक आधुनिकता का भी युग शुरू होता है और वंशावली शासन से अलग हट करके एक आधुनिक ज्ञान विज्ञान और चिंतन की तरफ भी चाइना आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, बाद के वर्षों में हम देखते हैं। अच्छा, अब इस दरमियान की 19वीं शताब्दी में एक तरफ चाइना में छिंग डायनेस्टी काम कर रही है, तो दूसरी तरफ दुनिया में क्या बदलाव हो रहा है, और उस बदलाव जो दुनिया में हो रहा है उसका जो लीडरशिप जो है यूरोप के पास है एक तरह से, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राष्ट्र राज्य की अवधारणा और औद्योगिक उत्पादन के अधिशेष को बेचने के लिए जो वाणिज्यिक क्रांति दुनिया के भागों में हो रही है, वो यूरोप से निकल करके लोग जा रहे हैं। तो चाइना भी जो है मतलब एशिया के अन्य देशों के साथ साथ चाइना को भी यूरोपीय बंदूक के निशाने पे आना ही पड़ा। ब्रिटिश और फ्रांस जैसे देशों ने चाइना में हस्तक्षेप किया और इस हस्तक्षेप का ही एक नतीजा था अफीम वार। यद्यप जब हम अफीम वार कहते हैं कि अफीम का युद्ध अंग्रेजों और चाइनीज डायनेस्टी के बीच में, छिंग वंश के बीच में हो रहा है, तो हम समझते हैं कि सिर्फ मसला अफीम का ही है। लेकिन वास्तव में ये मसला सिर्फ अफीम का नहीं है, बल्कि एक तरफ औपनिवेशिक शक्ति है जो दुनिया के काफी भागों में अपने साम्राज्य को कायम कर ली है। चाइना से जुड़ा हुआ ही भारत का साम्राज्य इस समय खास करके 1839 और 42 के आसपास तक जाते 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 लगभग विस्तार पूर्ण हो रहा है। इसी के बाद तो डलहौजी आते हैं और सब्सिडरी अलायंस से लेकर के और युद्धों के द्वारा मतलब 1857 तक लगभग भारत के पूरा औपनिवेशिक स्थापित कर देते हैं शासन। तो चाइना भी अब दुनिया के इन शक्तियों से जो मतलब फॉरवर्डिंग शक्तियां थी, उनसे बचना उसका मुश्किल था, और ये गिद्ध दृष्टि जो ब्रिटेन और फ्रांस की थी वो चाइना पे भी पहुंची, और चाइना के साथ फिर एक अफीम बहाना था, बल्कि अफीम के बहाने वो व्यापारिक छूट चाहते थे, वो उसका सेमिकोलाइजेशन चाहते थे, अर्ध औपनिवेशीकरण चाहते थे। ध्यान रखना कि चाइना का पूर्ण औपनिवेशीकरण भारत की तरह से कभी नहीं हुआ, लेकिन वहां की डायनेस्टी और वहां के शासन का अर्ध औपनिवेशीकरण इस रूप में हुआ कि कहते हैं कि चाइना एक खरबूजे की तरह से था, जिसको अगल बगल के लोगों ने अपना धीरे धीरे बांट करके और उस पर अपने जो है साम्राज्यवादी मंसूबों को कायम किया। तो हम ये जब अफीम युद्ध की बात करते हैं, क्योंकि ये दुनिया के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है, खास करके ब्रिटेन और चाइना के संदर्भों में, और चाइना को इससे बहुत अपमान सहना पड़ा, और इस अपमान ने चाइना में एक नई सोच पैदा की, और बाद के वर्षों में फिर चाइना जो है इन अपमान से अपने को निकाल करके दुनिया के मानचित्र पर अपने को स्थापित करने का प्रयास करता है। तो अफीम युद्ध चीन और आधुनिक पश्चिमी देशों के बीच पहले से सशस्त्र टकराव था। इन युद्धों ने चीनी साम्राज्य की सैन्य, प्रौद्योगिकी एवं राजनीतिक कमजोरियों को
की कलई खोल करके रख दी। हुआ यूं कि आप देखो कि 19वीं शताब्दी का वो दौर जब स्थल पर युद्ध लड़ने की काबिलियत की जगह सामुद्रिक शक्ति की श्रेष्ठता के आधार पर दुनिया में श्रेष्ठ शक्तियों का निर्धारण हो रहा है, और कभी उसमें पुर्तगाली नंबर 1 थे, तो अब ब्रिटेन का नौसैनिक बेड़ा जो है दुनिया में अजेय था, और उस नौसैनिक बेड़े की बदौलत जो है ब्रिटिश एक सर्वोच्च सैन्य ताकत उस वक्त में बन चुकी थी। अब यहां पर इस युद्ध ने चीन के साथ पश्चिमी देशों को अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करके चीन के से रियायतें प्राप्त करने की कोशिश करा। मतलब कि अभी तक जो व्यापार छिंग शासन के रहमो करम पर चल रहा था, अब वहां पर वो अपनी ताकत के बलबूते उनसे रियायतें प्राप्त करना चाहते थे, और चीन के संदर्भ में जो ब्रिटेन मंसूबे थे वो कोई नए नहीं थे, बल्कि इस तरह के मंसूबे उन्होंने भारत में इजाद किए और भारत के राजाओं के साथ इस तरह से मंसूबों का उपयोग किया, और भारत में अपना साम्राज्य इसी मंसूबों के तहत उन्होंने कायम किया। चाहे टीपू सुल्तान की बात हो, या फिर अन्य देशी राज्यों और शक्तियों के साथ हो, या फिर फर्रुखसियर के साथ हो, या सिराजुद्दौला के साथ हो, मतलब अपने इसी व्यापारिक हितों को प्राप्त करने के लिए जब जब समय आया, तो इस औपनिवेशिक शक्ति ने अब ताकत का इस्तेमाल करने से अपने को कभी पीछे नहीं किया। यानी ब्रिटेन ने ताकत के बल पर अपने औपनिवेशिक और व्यापारिक हितों को भारत में भी प्राप्त किया, दुनिया के भागों में प्राप्त किया, और अब वही चीन के साथ होने लगा था। तो दरअसल यहां पर देखते हैं कि चीन से रियायत प्राप्त करने के लिए चीनी साम्राज्य पर दबाव डाला, और उस दबाव का नतीजा था कि जो साम्राज्य के टूटने की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है, क्योंकि जनता को जो अभी शासन और वंश के प्रति वफादार थी, उसको लगता है कि इस मुश्किल वक्त में शासक हमारी रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो उसमें भी शासक के प्रति एक प्रतिशोध की भावना आती है। और ध्यान देना कि जब ये अफीम वार होता है, तो चीन में जो शासक था और उसका जो ब्यूरोक्रेसी थी, अधिकारी वर्ग था, उसमें भी दो हिस्से हो जाते हैं, क्योंकि एक अधिकारी वर्ग को ये ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश कंपनी के जो व्यापारी थे वो सुविधा भोगी बना लिए थे, और वो कहीं ना कहीं मतलब उससे वो भी लाभ प्राप्त हो रहे थे। लेकिन एक वक्त आता है कि चाइनीज शासक को ये लगता है कि अफीम के बेरोक टोक व्यापार से चाइना के आर्थिक संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है, चाइना के युवाओं का नैतिक पतन हो रहा है, चाइना के युवाओं का स्वास्थ्य गिर रहा है, और जो उनकी एक तरह से समृद्ध विरासत है उस पर कहीं न कहीं इस अफीम के व्यापार से नुकसान हो रहा है। तो चीन ने जो है इस पर अंकुश लगाने के लिए शुरुआती कदम उठाए, और उसका नतीजा था अफीम वार। अब हम यहाँ देखते हैं कि वास्तव में ये जो शुरुआती संघर्ष अफीम व्यापार को लेकर के हो रहा है, उसकी शुरुआत कहां से होती है। दरअसल चीन और पश्चिमी देशों के बीच शुरुआती संपर्क एक तरह से कैंटन बंदरगाह था, उस व्यवस्था के तहत ये लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, और कैंटन में मतलब यूरोपियों को, खास करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और अन्य कंपनियों को एक तरह से सुविधा दी जाती है कि उस बंदरगाह पर वो व्यापार कर सकते हैं। और 1644 में 3 शताब्दियों से शासन कर रहे छिंग वंश का जब तख्ता पड़ता है, तो उत्तर पूर्वी सीमाओं के पार से आने वाली एक गैर मंचू लोगों का जो है छिंग वंश का जब स्थापना होती है और बीजिंग को अपनी राजधानी बना लेते हैं, तो एक तरह से ये जब मजबूत डायनेस्टी बनती है, तो इस अफीम वार में एक तरफा ब्रिटिश हितों को रोकने का प्रयास करते हैं। कैंटन विदेशी व्यापार के लिए मुक्त रखा जाने वाला एकमात्र बंदरगाह था, जहां पर यह आश्वासन दिया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से मुक्त व्यापार कर सकती थी। लेकिन मुक्त व्यापार के बदले वो गैर कानूनी ढंग से बिना टैक्स किसी भी तरह से दिए, और जिन चीजों का व्यापार होना था उनसे इतर अफीम के व्यापार के धंधे को जब विस्तार देना शुरू किया, तो यहां से संघर्ष की शुरुआत हो जाती है।
चीन में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो था वो 1833 के एक्ट से बंद समाप्त हो जाता है। तो राजा को लगता है कि भाई हो सकता है स्थितियां सुधर जाएं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार का एकाधिकार था चीन के साथ, वो 1834 में समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन स्थिति बदलती नहीं है। अब कंपनी के बदले उसके गुमास्ते और भारतीय मतलब चाइनीज एजेंटों के माध्यम से जो है अंग्रेज लोग जो है चीनियों के साथ अफीम के व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। व्यापार पर जो विभिन्न शुल्क और उगाही लगाई गई, उससे भी विदेशी कंपनियों को भारी मुनाफा कमाने से नहीं रोका जा सका। दरअसल कैंटन एक तरह से कर मुक्त व्यापार केंद्र था, जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापारिक लाभ के मंसूबों को कायम करने में कामयाब हो गई। अच्छा, अब यहां पर जो है जो व्यापार की मुख्य वस्तु थी, शुरू से जब ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, तो जैसे रेशम था और चीनी मिट्टी के आइटम थे, इस सिल्क थे, तो ये सब परंपरागत व्यापार के मुख्य वस्तुएं थी। लेकिन अब एक चीज और जुड़ रही थी, वो थी अफीम। अफीम का व्यापार एक तरफा था। अफीम यद्यपि चाइना में पहले भी उसके फूल बोए जाते थे और उसका संवर्धन करके जो है उसको जो है दवाओं में और उपयोग किया जाता था समय समय पर। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की दिलचस्पी ने अफीम व्यापार को चाइना के लिए नुकसानदेह बना दिया। और जब चाइनीज शासक को ये लगने लगा कि वास्तव में अब स्थिति दायरे से बाहर जा रही है, चीन के युवा पथभ्रष्ट हो रहे हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, नशीले पदार्थों की खेप पूरे चाइना के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाई जा रही है एजेंटों के माध्यम से, और भारी मात्रा में जो चाइनीज यानी चीनी वेल्थ है वो अफीम के लत की शिकार की वजह से बाहर जा रही है, ब्रिटेन जा रही है। तो शिंग वंश के शासन ने जो है इस पर लगाम लगाने की कोशिश करी और शुरू में उन्होंने इस पर एक तरह से प्रतिबंध लगाया कि जितने भी कैंटन बंदरगाह पर अफीम की पेटियां हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग व्यापार कर रहे हैं, उसको निश्चित समय पर ला करके जमा कर दें। और 1729 में इसके आयात और खेती पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इन प्रतिबंधों के बावजूद हम देखते हैं कि चीन में अफीम का आयात 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और खासतौर से 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इतना बढ़ा कि 1729 के एक ऑनलाइन रिकॉर्ड के आधार पर देखते हैं कि 200 पेटियों का व्यापार होता था, जबकि 1767 में ये 1000 पेटियों का व्यापार हो गया और 1800 तक जाते जाते ये पेटियों की संख्या 4500 पेटियों तक पहुंच गई। और 1839 और के आसपास चीन और ब्रिटेन में वैमनस्य और लड़ाई शुरू हो जाने से ठीक पहले यह संख्या 40,000 पेटियों तक आ गई। अब यहां देखना क्या है, दरअसल भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्तियां पूरी तरह से कायम हो चुकी हैं और यहां पर इन्होंने कृषि की विभिन्न प्रणालियों के तहत जैसे परमानेंट सेटलमेंट, महलबाड़ी व्यवस्था, रैयतबाड़ी व्यवस्था, तीन कटिया पद्धति, इन सबको अपनाते हुए यहां पर जो उत्पादन पद्धति में बदलाव किया, खास करके वो बदलाव ये कि खाद्यान्न फसलों की जगह पर उन्होंने व्यावसायिक फसलों को उगाना शुरू किया। तो भारत में एक बहुत बड़ी लैंड पर इन्होंने अफीम की खेती उपजाना शुरू कर दिया। अच्छा, अब इस उत्पादन पर जो भारत में हो रहा है, इनको मजदूर फ्री में मिल रहे हैं, बेगार बंधुआ मजदूरों से जबरन करा रहे हैं ये, क्योंकि ये इनका उपनिवेश है, भारत के लोग इनके गुलाम बन चुके हैं। अब यहां से बिना किसी लागत के जो अफीम पैदा हो रही है, वो आखिर उससे मुनाफा कैसे कमाएंगे ये? यूरोप में लगभग सभी राष्ट्र आज समृद्धि के शिखर पर हैं, तो वहां पर ऐसे बिना किसी परमिट और वीजा के ये अफीम बेच नहीं सकते। तो चाइना एक
मुनासिब जगह थी और यह हांगकांग के बंदरगाह के जरिए चाइना में पहले से ही घुसे थे और इस भारत में उत्पादित अफीम की पूरी खेप को ले जाकर के चाइना के बाजारों में ये पाट देना चाहते थे। अब यहां पर आकर के स्थिति बहुत विचित्र हो गई कि चाइनीज डायनेस्टी जो अपनी प्राचीनतम विरासत को समेटे हुए, यद्यपि लंबे वक्तों में इन डायनेस्टियों ने खानाबदोशों से, यायावर लोगों से, विदेशियों से टक्कर ली और अपने जो मौलिकता है उसको बचाए रखा, लेकिन अब 19वीं शताब्दी के मध्य में आते आते यह काम उनके लिए कठिन हो गया। और कठिन ये हुआ क्योंकि दुनिया की जो ये साम्राज्यवादी ताकत है वो शस्त्र में, सैन्य में, सामुद्रिक सेना में इनसे कोसों आगे है। मसलन अब चाइनीज लोग इनका मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। तो हम देखते हैं कि भारत से चीन में अफीम पहुंचाने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी तो करती ही थी, निजी व्यापारियों से भी लिया जाता था जो ईस्ट इंडिया कंपनी से लाइसेंस ले रहे हैं और उनके अधीन काम करते हैं। मुनाफे में एक हिस्सेदारी उनको भी दी जाती है। चीन और विदेशी तस्करों के एक संगठित जाल और उनको सहयोगों का काम था कि चीन में अफीम के वितरण को सुनिश्चित किया जाए, दूर दराज के क्षेत्रों तक उस वितरण को पहुंचाया जाए। निजी व्यापारी अपने अफीम की खेप को आदाता या पाने वाले जहाजों में जमा कर देते थे जो चीनी तट पर लिंगडिंग द्वीप के आसपास लंगर डाले रहते थे और वहां से चीनी अफीम व्यापारी अफीम को छोटी छोटी नावों में डाल करके, जहां पर हथियारबंद लोग होते थे, दूर दराज क्षेत्रों में पहुंचा देते थे और इन नावों से अफीम के खेप को अफीम व्यापारियों तक पहुंचा करके लोगों में वितरित किया जाता था, उनसे मोटा धन उगाही किया जाता था। मजे की बात है कि इस समय आदतन चीनी युवा भी इतने अभ्यस्त थे कि वो इस खेप की प्रतीक्षा का में लगे रहते थे कि उनको कब मिले और कब उसका वो सेवन करें। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि चीन स्थानीय लोगों के सहयोग के बिना अफीम का व्यापार इतना फल फूल नहीं सकता था, लेकिन यहाँ पर तो जिम्मेवारी शासक की है कि वो अपनी जनता में इस अवैध नशे की लत को कैसे रोके। अब जब इस बात की जानकारी स्पष्ट रूप से शासक को मिली तो शासक ने एक मन बनाया कि नहीं, अब इसको रोकना जरूरी है। तो उसने जो है एक स्पष्ट पहले कानून बनाया। 1830 का दशक आते आते शाही सरकार जो छिंग वंश था वो अफीम व्यापार के विकसित होने और इसके हानिकारक परिणामों को लेकर के गंभीरता से चिंतित हो उठी। स्थिति यह आ गई कि सम्राट और उनके उच्च स्तरीय अधिकारियों के बीच एक गंभीर विचार विमर्श चला कि आखिर इस समस्या से कैसे निजात पाई जाए। तो 1838-39 की एक जो बहस अफीम को लेकर के शुरू हुई, उसमें सम्राट ने तमाम महाराज्यपालों और दूसरे उच्च क्षेत्रीय अधिकारियों से ये सलाह मांगी कि आखिर इस समस्या से हम कैसे निपटें। जो अंग्रेज लोग यहाँ पर अफीम ला करके खेप का खेप गिरा रहे हैं, उससे हम कैसे निपटें। अफीम व्यापार पर कुछ हद तक नियंत्रण पाने की गरज से इसे वैध ठहराने के विचार पर भी बात हुई, लेकिन अंततः ये राय बनी कि अफीम पर लगे प्रतिबंध को कड़ाई से पालन किया जाए और एक बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट अधिकारी लिन जिशु को शाही आदेश के साथ ये काम दिया गया कि आप इस पर एक्शन लीजिए। और जब लिंग ने यह आदेश दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त होने जा रहा हुआ था और अब कोई भी अवैध व्यापार नहीं करेगा, तो अंग्रेजों ने लॉर्ड नेपियर को ऐसे तमाम दस्तावेजों के साथ व्यापारिक अधीक्षक जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने नियुक्त करके चीन भेजा था, वो एक तरह से निगोशिएशन में लग गए। और 1834-39 का वो दौर अंग्रेज अधिकारियों और छिंग अधिकारियों के बीच लगातार टकराव का दौर था, क्योंकि अंग्रेज अधिकारियों की यह मांग थी कि वो छिंग अधिकारियों के साथ सीधे और समानता के आधार पर संपर्क करेंगे। और नेपियर के बाद डेविस और कैप्टन इलियट को भेजा गया, लेकिन इनके कोई सकारात्मक समझौता और परिणाम नहीं आ पाया। अब इन अधिकारियों ने अंदर ही अंदर छिंग शासन से लड़ने की योजना बना ली और लड़ने के साथ साथ जो चीनी शासक थे उनकी
सैन्य क्षमताओं को भी एक तरह से असेसमेंट करना शुरू कर दिया। और मार्च 1839 में अफीम विरोधी नियमों का बलपूर्वक लागू करने के लिए जब कमिश्नर ने जो है एक आदेश दिया, तो अफीम व्यापार में लगे अंग्रेज व्यापारियों और उनके चीनी सहयोगियों के खिलाफ एक सख्त कानून और उसके तहत दंडात्मक कार्यवाही का आदेश दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ कि अंग्रेज नेपियर और ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्य सैन्य ताकतें जो है एक तरह से युद्ध के लिए आमादा हो गई। और ये छिटपुट जो है युद्ध करीब 2 से 3 वर्षों तक चलता रहा है। 1840 में तो चीनी जल सीमा में एक इलियट के नेतृत्व में ब्रिटिश नौसैनिक बेड़ा पहुंचा, और जहां से वैमनस्य और शत्रुता की शुरुआत होती है। मतलब अब यहां पर स्थिति यह आ गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए छिंग शासन से याचना के बजाय ताकत से उनसे ये बात मनवाएगी। और अभी भी छिंग शासन अपनी इस लाचारी को समझने में कामयाब नहीं है। उनको ये एहसास नहीं है कि हम चीन से किस तरह से निपटें। और अंततः जब इस नौसैनिक बेड़े ने मजबूर किया छिंग शासन को, तो छिंग शासन ने एक तरह से कंप्रोमाइज का प्रयास किया। वो उनकी लाचारी थी। और आपसे बताते चलें कि 29 अगस्त 1842 में छिंग शासन और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक संधि होती है, जिसको नानजिंग की संधि बोलते हैं। इतिहास के पन्नों में यह एक बहुत महत्वपूर्ण संधि है। और यहाँ पर यह संधि एक तरह से विजेता शक्ति द्वारा विजित शक्ति पर थोपी जा रही है। संधि के अगर प्रावधानों को आप देखें तो बड़े मजेदार प्रावधान है कि अभी तक जो ये मेमोरेंडम और प्रार्थना पत्र देते थे व्यापार के लिए, अब बाकायदा निर्देश दे रहे हैं। और पहली शर्त यही थी कि अंग्रेजों को 2 करोड़ 10 लाख चांदी के डॉलरों का हर्जाना दिया जाएगा। कौन देगा? छिंग शासन देगा। क्योंकि ये जो छुटपुट युद्ध हुआ है उसमें अंग्रेज लोग की जो आर्थिक हानि हुई है और उसके लिए दोषी शासक को माना गया, छिंग शासन की नीतियों को माना गया, तो उसको हर्जाना देना है। दूसरी शर्त में व्यापार की एकाधिकारवादी हांगकांग व्यवस्था की समाप्ति हो गई। हांगकांग का बंदरगाह जो है देख रहे हैं कि लीज पर मिल रहा है, 99 वर्ष की लीज पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल रहा है, ब्रिटेन को मिल रहा है। तीसरी शर्तों में कैंटन जो प्राचीन बंदरगाह था जहां पर इस तरह के व्यापार करने की एक तरह से सुविधा कंपनी को पहले से चली आ रही थी, तो कैंटन के अलावा अमोई, शियामेन और निगम्बो, फुओज और शंघाई बंदरगाहों को अंग्रेज व्यापारियों और उनके परिवारों के लिए व्यापार तथा रहने के वास्ते खोल दिया गया। अब देखिए कि अभी तक एक तरह से संधि के तहत जहां कैंटन में ही अंग्रेज लोग रह रहे थे, अब 3 अन्य बड़े बंदरगाहों को उनके लिए खोल दिया गया था। वो बस्तियां भी बसा सकते हैं, वहां रह भी सकते हैं। ये एक बड़ा बदलाव यहां पर देखा जा रहा है। दूसरी चीज, हांगकांग का सत्तांतरण हो गया। हांगकांग को 99 वर्ष की लीज पर जो है अंग्रेजों को दिया जा रहा है। सरकारी पत्राचार में समानता, ये बड़ी मजेदार पॉइंट था इस नानकिन की संधि में कि अभी तक एक व्यापारी और राजा के बीच पत्र का आदान प्रदान और संवाद हो रहा है, लेकिन अब क्या है? सरकारी पत्राचार में समानता। एक पैरेलल स्थिति में जो है मतलब स्थिति बना के इस युद्ध से ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश हुक्मरान आ गए कि अब उनके पत्राचार में एक तरह से समानता के संबोधन और उस आधार पर पत्राचार होगा। और एक निश्चित सीमा शुल्क का भी निर्धारण इस नानकिन की संधि से हो रहा है। यहां हम देखते हैं कि इस अंतिम प्रावधान पर बोक की एक पूरक संधि में फैसला किया गया। बोक संधि पर अक्टूबर 1843 में हस्ताक्षर किए गए। और भाई यहाँ पर मतलब जो इसका मुख्य प्रावधान था कि आयात शुल्क 5% और निर्यात शुल्क 1.5 से 10.75% के बीच निर्धारित किया गया। इस संधि में अंग्रेजों को यह अधिकार दिया गया कि उनके अपराधों के लिए उन पर स्वयं के कानूनों के मुताबिक और उनके अपने वाणिज्य दूतावास द्वारा ही मुकदमा चलाया जाएगा। अब देखिए कि जब हम कहते हैं कि यहां तक आते आते
चाइना सेमिकोलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, अर्थ औपनिवेशीकरण की तरफ बढ़ रहा है, तो इस पॉइंट पर जरा विद्यार्थी गौर करें कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो 4-5 जगहों पर जहां पर ब्रिटिश मतलब जनता रहेगी या ब्रिटिश व्यापारी रहेंगे, अगर उनसे कोई गलती होती है तो उन पर जो मुकदमा चलेगा वो शिंग वंश यानी चीन के कानूनों के मुताबिक न चल करके वो ब्रिटिश कानूनों के मुताबिक चलेगा। और मुकदमे का जूरी कौन होगा? वो ब्रिटिश वाणिज्य दूत द्वारा ही ये मुकदमा जज किया जाएगा, उन्हीं का निर्णय माना जाएगा। अब यहाँ पर जो है एक तरह से न्यायिक संप्रभुता में चीन के स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश का आधिपत्य दिखता है। यहाँ संप्रभुता का हनन हो रहा है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये ऐसा प्रावधान था जिसमें छिंग शासन के हुक्मरान की विवशता दिखती है। नानकिंग की जो संधि है वो एक तरह से पराजित विवश राजा द्वारा साम्राज्यवादी शक्ति के तहत एक तरह से याचना भरी संधि थी, जिसमें तमाम उपबंधों को जो है उन पर लाद दिया गया। अगर हम देखें तो इस जो पहला अफीम युद्ध था उससे स्थिति अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जिस बात को लेकर के युद्ध शुरू हुआ वो था अफीम, लेकिन आप देखो कि इस पूरी की पूरी संधि में अफीम का कहीं कोई नाम ही नहीं है। तो अंग्रेजों को लगा कि अफीम हम यहाँ पर बेचेंगे या नहीं बेचेंगे इसके बारे में कहीं कोई कंप्रोमाइज या कोई ट्रीटी में अंग ही नहीं है। तो एक तरह से दूसरा अफीम युद्ध भी शुरू हो जाता है और उसके बाद तेनसिंग की संधि होती है जिसमें इन अनसुलझे पन्नों को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा अफीम युद्ध में हम देखते हैं कि अंग्रेजों की दृष्टि में चीनियों और उनके बीच बहुत से विवादास्पद जो टकराव थे वो नानकिंग की संधि के बाद भी बने रहे, अनसुलझे रहे। जैसे कि अफीम के व्यापार को अभी तक वैध नहीं घोषित किया गया। लड़ाई ही इसीलिए हो रही थी कि हम भारत में अफीम को पैदा करेंगे और चोरी छिपे ला करके हम जो है चाइना के बाजारों में बेचेंगे और इस पर कोई भी किसी भी तरह का प्रतिबंध हमें मान्य नहीं है। लेकिन नानकिंग की संधि में इस पर कोई मतलब कालम ही नहीं बना। कैंटन शहर अभी तक उनके लिए मुक्त नहीं था, क्योंकि वो ब्रिटिश के साथ साथ अन्य यूरोपीय व्यापारियों और चाइनीज लोगों के लिए भी वो मुक्त था, तो ब्रिटेन अकेले चाहते थे। तीसरा, उनके पास बीजिंग सरकार के साथ समान अधिकार पर सीधे व्यवहार का अधिकार अभी उस संधि से नहीं मिल रहा है। तो इन सब असंतोषों की वजह से मुक्त व्यापार का जो प्रसार अंग्रेज लोग चाहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी चाहते थे, वो उनके मन माफिक अभी नहीं हो पा रहा था। तो इसकी वजह से जो है ये मतलब अफीम युद्ध के बाद जो नानकिंग की संधि हो रही है उससे अभी पूरी तरह से अंग्रेजों के मंसूबे पूर्ण नहीं हो रहे हैं। तो जो पहला अफीम युद्ध 1839 से 42 के बीच में हो रहा है और फिर दूसरा अफीम युद्ध आपका 1858 से 60 के बीच में हो रहा है, इसमें क्या होता है कि पश्चिमी ताकतों के बीच जो ये टकराव हो रहा है, ऐसे अनेक टकराव या युद्ध एक दूसरे से जो जुड़े हैं वो मतलब साम्राज्यवादी मंसूबे को एक तरह से दृष्टि गोचर कर रहे हैं। दोनों ही युद्धों में चीनी साम्राज्य की सैन्य दृष्टि से जो श्रेष्ठतर पश्चिमी ताकतों के हाथों करारी हार हुई, इस सैन्य और प्रौद्योगिकी अंतर को चीनी साम्राज्य कभी नहीं पाट पाया और इस कारण 1911 में अंतिम रूप से छिंग शासन अपने अंदर अंतर विरोध की वजह से ध्वस्त हो गया और उस पर पश्चिमी ताकतों का दबाव भी था। अफीम युद्धों का एक तत्कालीन और सीधा परिणाम यह भी था कि संधियों के आधार पर पश्चिमी ताकतों के साथ चीन के संबंधों का पुनर्गठन यहां पर देखने को मिल रहा है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट अफीम वार के बाद जो नानकिंग की संधि हो रही है 29 अगस्त 1842 में, उसमें एक प्रावधान और जोड़ा गया था कि चीन सरकार ने यह स्वीकार किया कि अंग्रेजों पर मुकदमे उन्हीं के कानून के अनुसार और उन्हीं की अदालत में चलेंगे, जिसकी चर्चा मैंने अभी करी। चीन सरकार ने 2 करोड़
और $10 लाख की क्षतिपूर्ति देना स्वीकार किया। चीन ने स्वीकार किया कि भविष्य में चीन में अन्य देशों के लोगों को जो सुविधाएं प्रदान की जाएंगी वो अंग्रेजों को स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी। हांगकांग का द्वीप हमेशा के लिए ब्रिटेन को दे दिया गया, 99 वर्ष की लीज थी। कैंटन, अमोय, फुचाऊ, निगापो, शंघाई के 5 बंदरगाह जो सबसे महत्वपूर्ण थे आयात निर्यात के, उनको अंग्रेजों को इस नानकी की संधि से दे दिया गया। तो यहां पर देखते हैं कि इस युद्ध और संधि के मूल में अफीम का व्यापार था, लेकिन संधि में इस व्यापार का कोई चर्चा ही नहीं है। अंग्रेजों के प्रतिनिधि ने अनौपचारिक रूप से यह सुझाव अवश्य दिया कि अफीम के आयात को कानूनी रूप दे दिया जाए, फिर भी उस आयात की मात्रा पर रोक लगा दे, लेकिन चीन इस व्यापार को वैधानिक रूप देने को तैयार नहीं था। तो इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर यह संधि एक तरह से मौन है। परिणाम स्वरूप पहले की भांति अफीम की तस्करी दिनों दिन वृद्धि इसमें होती रही और इसकी व्यापार और उपभोग में इजाफा होता रहा। अब हम देखते हैं कि जो ये अफीम, दूसरा अफीम युद्ध चला, इसमें फ्रांस भी ब्रिटेन के साथ लड़ा। देखिए कि कैसे कि यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस की पारंपरिक शत्रुता है। भारत में साम्राज्य को कायम करने के लिए फ्रांसीसियों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लंबा संघर्ष चला और फ्रांस को भारत से विदा होना पड़ा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में कहीं ना कहीं अमेरिकियों का सपोर्ट फ्रांस ने किया और ब्रिटेन को वहां से बोरिया बिस्तर बांधना पड़ा। लेकिन औपनिवेशिक विस्तार का मंसूबा देखिए कि चाइना के संदर्भ में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों मिलकर के सेकंड अफीम वार 1856 से 60 के बीच में चाइनीज शासकों के साथ लड़ रहे हैं और दोनों ही युद्धों में चीन की पराजय हुई और चीनी शासन को अफीम का अवैध व्यापार सहना पड़ा और चीन को नानजिंग की संधि तथा तियानजिन की संधि करनी पड़ी। यहां हम देखते हैं कि जो चाइनीज व्यापार है वो परंपरागत रूप से अपने प्राचीनतम काल से शुंग वंश के शासन काल तक अपनी मौलिकता के साथ वो फलता फूलता रहा। चाहे रेशम का व्यापार हो, चाहे चीनी मिट्टी के बर्तनों का व्यापार हो या अन्य। लेकिन जैसे ही एक तरह से आधुनिकता की बात यूरोप में होने लगी, यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने लगा और उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो वहाँ की उत्पादन क्षमता है वो बढ़ी और उस अधिशेष उत्पाद को बेचने के लिए जब दुनिया की तरफ यूरोपीय शक्तियां सामुद्रिक मार्गों से निकली तो उसका जो साम्राज्य विस्तार हुआ वो दुनिया के तमाम भागों में हुआ। भारत भी इसकी चपेट में आया और 19वीं और 20वीं शताब्दी की स्थिति में चाइना भी इस ब्रिटिश मंसूबे से बच नहीं सका। मंसूबा चाइना के संदर्भ में ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना खतरनाक था कि भारत से उत्पादित अफीम को वो ले जाकर के चाइना के बाजारों में बिना किसी जिम्मेवारी और जवाबदेही के बेचना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो चीन का डायनेस्टी है, छिंग डायनेस्टी, वो जब उसको इस बात का आभास होते होते दशकों बीत गया कि कहीं ना कहीं इस एक तरफा व्यापार से जो हमारी समृद्ध विरासत है वो कमजोर हो रही है, जो ह्यूमन रिसोर्स है वो पथभ्रष्ट हो रहा है, आर्थिक समृद्ध जो है वो विदेशों में, यानी चांदी के बदले ही अफीम का व्यापार होता था, वो विदेशों में चली जा रही है। तो जो जिस देश को आगे ले चलने की जिम्मेवारी योग्य युवाओं की होती है, वो जब अफीम के लत में इस तरह से संलिप्त हो जाएं तो देश अपनी उस प्राचीन विरासत को बचा नहीं सकता है और आधुनिकता को अंगीकार करके आगे नहीं बढ़ सकता है। ये समझते समझते करीब 3 दशक बीत गए और जब छिंग शासन को ये लगा कि नहीं, अब स्थिति बहुत बेकाबू हो चुकी है, इस पर नियंत्रण करना चाहिए, तो उसने एक कठोर कानून बनाया। अब उस कठोर कानून से निजात पाने के लिए ये दोनों अफीम वार ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़े।
अपनी सामुद्रिक शक्ति की श्रेष्ठता के आधार पर इन्होंने चाइनीज छिंग शासन को काबू में किया और अपनी एक तरफा संधियों को मतलब मानने के लिए विवश किया गया। नानकिंग की जो संधि हो रही है, एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्यवादी मंसूबे को चीन में वैधानिकता प्रदान कर रही है। अगस्त 1842 की ये जो संधि है, इस पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए और ये बराबरी के आधार पर संधि बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि नौसैनिक बेड़े से और ब्रिटिश पोतों से जो है छिंग शासन पराजित हुआ था और उस पराजय के बाद एक तरफा इस नानकिंग संधि के प्रावधानों को अंग्रेजों ने बनाया था और बीजिंग सरकार को छिंग शासन को दस्तखत करने के लिए विवश किया था। इसके अगर हम मजनून को देखें कि इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं, तो हम देखते हैं कि पहले पूर्व के वर्षों में जहां पर एक बंदरगाह पर कैंटन पर, जो कैंटन व्यवस्था सदियों पहले से चली आ रही थी, उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का अधिकार था और कुछ निश्चित शुल्क और प्रतिशुल्क के आधार पर वहां पर व्यापार कर सकते थे और देसी व्यापारियों को सामान देकर के दूर दराजों में क्षेत्रों में पहुंचा सकते थे। अब क्या है, कैंटन, अमोय और फुआज, एक बंदरगाह था निगापो और शंघाई, सबसे महत्वपूर्ण ये 5 बंदरगाह अंग्रेज व्यापारियों के लिए मुक्त कर दिए गए। वो यहाँ बेरोक टोक व्यापार कर सकते थे, यहाँ पर रुक सकते थे। और वर्तमान में भी दुनिया के समृद्ध बंदरगाहों में हांगकांग की स्थिति आती है। ये वही संधि थी जिसमें 99 वर्ष की लीज पर हांगकांग को पूरी तरह से अंग्रेजों को दे दिया जाता है, जहां से वो उस एशिया में और कोरिया और ताइवान, जापान के द्वीप समूह में जो है व्यापार का एक प्रमुख केंद्र हांगकांग बन गया। अभी 99 वर्ष पूर्व होने के बाद जो है हांगकांग को चाइना को सौंपा है ब्रिटेन ने, अभी 90 के दशक में। तीसरा, चीन ने जो आयात और निर्यात पर मतलब एक कंप्रोमाइज हुआ कि भाई 5% की दर से कर लेना स्वीकार किया जाएगा और बिना समझौते के तट पर किसी भी करों में वृद्धि नहीं की जाएगी, इस बात को यहां पर डाला गया। और चीन सरकार ने यहां पर न्यायिक अधिकार को भी एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के मान्यता दे दी। ये यहां पर चीन सरकार की बड़ी लाचारी दिख रही है कि भाई जो भी अंग्रेज अधिकारी या जनता है, उनके अपराध पर मुकदमे ब्रिटिश कानूनों के तहत चलेंगे और ब्रिटिश जूरी ही उनको निपटाएगी। तो अब एक तरह से यहाँ पर संप्रभुता, जो न्यायिक संप्रभुता राजा की होती है, उस पर एक कुठाराघात हो रहा है और क्षतिपूर्ति अलग से चीन दे रहा है। मजे की बात है कि पूरा युद्ध ब्रिटेन ने शुरू किया, साम्राज्यवादी मंसूबे ब्रिटेन के थे, अफीम एक तरफा व्यापार ब्रिटेन चाह रहा है, राजा के रोकने पर उसको अपदस्थ ब्रिटेन कर रहा है, लेकिन जब कंप्रोमाइज हो रहा है, संधि हो रही है, तो उसमें इस युद्ध का कारण जो है राजा को ठहराया जा रहा है, उस डायनेस्टी को सढ़ाया जा रहा है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो अफीम वार हुआ, इस अफीम वार ने जो चाइना की मतलब मान्यताएं थी, उन पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डाले। पहले हम देखते हैं कि चाइना के दृष्टि से नकारात्मक क्या रहा। चाइना के दृष्टि से नकारात्मक ये रहा, भाई अब 19वीं और 20वीं शताब्दी के दरमियान यूरोप की एक औपनिवेशिक शक्ति चाइना का अर्थ औपनिवेशीकरण करने में सक्षम हो गई। वाणिज्य व्यापार को लेकर के, बाहरी विचारों के प्रवाह को लेकर के अभी तक चाइना जो दुनिया के भागों से अपने को सेपरेट रखता था, अब वो स्थिति नहीं थी। अंतर्मन से नहीं बल्कि जबरन उनको दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलने पड़े इस अफीम वार की संधियों के वजह से। वो अफीम के व्यापार को लेकर के भी, और जब लोग औपनिवेशिक लोग वहां रहेंगे तो उनके विचारों का भी प्रवाह होगा। अगर हम चाइना के इतिहास को प्राचीन काल से देखें तो भारत में बुद्धिज्म का विकास हुआ,
और एक वक्त आया कि चाइना में जो है बुद्ध की फिलॉसफी गहरे स्थापित हो जाती है, लेकिन वो चाइनीज ढंग से स्थापित होती है। हम देखते हैं कि चाइना के राजवंशों ने इतिहास में अपने को दुनिया के तमाम भागों से सेपरेट रखा। खानाबदोश बर्बर आक्रमणों का मुकाबला करने के लिए एक तरफ इन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाया, और ये किसी एक शासक ने नहीं बनाया बल्कि कई वंशों ने इसमें समय समय पर जो है इसको और मजबूती दी। तो 19वीं शताब्दी के आसपास तक आते आते ये जो पृथक्करण था चाइना का, अंतर्मुखी स्वरूप था, वो बना रहा। लेकिन अफीम वार एक ऐसा मतलब एक तरह से स्थिति ऐसी क्रिएट करता है कि अफीम युद्ध के बाद चाइना की जो मतलब आंतरिक स्थिति थी उसमें बाह्य तत्वों का प्रभावी हो जाना बहुत मतलब स्वाभाविक हो गया, और चाइना अपने को पृथक रखने की नीति पर चल रहा था, उससे अलग होकर के बाहरी दुनिया के साथ इसका संपर्क बढ़ता है। अगर चाइना की हम प्राचीन मान्यताओं के बारे में देखें तो जैसे एक नाम कन्फ्यूशियस का मैंने चर्चा करा था कि कन्फ्यूशियस चाइना के एक प्राचीन संत थे जिनके विचार चाइना के साथ साथ दुनिया के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे उनका यह मानना था कि एक परिपूर्ण मनुष्य के जीवन का लक्ष्य कभी भी इंद्रिय तृप्ति प्रदान नहीं करता। तो सोचिए कि चाइना के मूल में ये बात थी। उसके किसी प्राचीन संत ने कहा था कि एक सच्चा मनुष्य अपने अंदर त्रुटि और दोष नजर आने पर तुरंत उसका त्याग कर देता है। कन्फ्यूशियस मानता था कि श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो क्षण भर के लिए भी धर्म विरोधी ना हो और घोर विपत्ति में भी सही आचरण अपनावे। उसका मानना था कि सदाचारी व्यक्ति कभी भी व्यक्तिगत सुख और आराम की इच्छा नहीं कर सकता था। ऐसे विश्वास की भूमि थी चाइनीज लोगों की यह मान्यता कि चाइना के जो शासक हैं वो स्वर्ग से आए हैं और सीधे सीधे धरती पर शासन करने के लिए उनको भेजा है। उनके शासक सबसे श्रेष्ठ हैं। उनकी यह मान्यता कि बाह्य संस्कृतियों से संपर्क में चाइना अपने प्राचीनतम जो उसकी मान्यताएं हैं उनसे विमुख हो जाएगा। तो अपने को उन्होंने बाहरी शक्तियों से अलग रखने का भरसक प्रयास किया। लेकिन अफीम वार ने आकर के इस प्राचीनतम चाइना की मान्यताओं को एक तरह से झकझोर करके रख दिया। जब यूरोपीय शक्तियों ने वहां पर आना शुरू किया तो आप देखेंगे कि इधर ब्रिटेन और फ्रांस, उधर एशिया में जापान ने भी चाइना के लिए कम मुश्किल नहीं खड़ी की। उसने भी मंचूरिया पर आक्रमण किया। एक छोटा सा देश द्वीप जिसने जो है इतने बृहद चाइना पर आक्रमण करके और उसकी जो डायनेस्टी थी उसकी सैन्य शक्ति के खोखलेपन को कर दिया। उधर रसिया का भी डर था। तो ये सब मिल करके चाइना के लोगों में इस बात को सोचने पर मजबूर किया कि क्या अब हम अपना पृथक्करण बनाए रखें या दुनिया के साथ हमको जुड़ना है। तो इन जो बाह्य शक्तियां थी, इनका जब चाइना में आगमन होता है, सेमिकोलाइजेशन चाइना का होता है, तो उनका एक जो संपर्क का प्रभाव था उसने, हम कह सकते हैं कि चाइना में एक आधुनिक दौर का भी सूत्रपात इन अफीम युद्धों से शुरू होता है। ये जो अफीम वार थे, ये इसकी एक तरफा संधियां, इसमें महान छिंग डायनेस्टी की पराजय ने जनता को इस बात पर विवश किया, इस बात के लिए आत्मबोध के लिए प्रेरित किया कि अब वो अपने डायनेस्टी पर नए सिरे से विचार करें, उनकी शासन प्रणाली कैसी हो, राजा कैसा हो, इस पर विचार करें। तो आप देखोगे कि इन पश्चिमी प्रभाव की वजह से चाइना में छिंग शासन के खिलाफ एक तरह से आंतरिक विद्रोह की शुरुआत हो जाती है और 1911 में जाकर के यह डायनेस्टी पूरी तरह से बिखर जाती है और वहां पर एक तरह से गणतंत्रात्मक शासन की बात शुरू होती है। और यही वो दौर था जब मार्क्स और लेनिन के प्रभाव में चाइनीज लोग आते हैं
और बाद के वर्षों में हम देखते हैं कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन होता है और फिर वो अपने एक अलग मानदंडों के आधार पर आधुनिक चाइना की विरासत को आगे बढ़ाता है। तो 1911 के बाद से लेकर के और फिर 1970 तक चाइना का इतिहास दुनिया के लिए बहुत आश्चर्यकारी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक साम्यवादी विचारधारा को एडाप्ट करके चाइना ने अपने ह्यूमन रिसोर्स का, अपने संसाधनों का और इस तरह से भरपूर उपयोग किया जहां पर मतलब व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों को सीमित करके उन्होंने अपने राष्ट्र को जो है समृद्धि के शिखर पर दुनिया के पैरेलल में ले जाकर के खड़ा कर दिया। और जब चाइना में क्रांति होती है 49 की, जिसको अभी बाद के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, तो उसके बाद चाइना का इतिहास पूरी तरह से बदल जाता है। तो आज हम लोगों ने इस व्याख्यान में बोध प्रश्न में देखें तो कम से कम 5 चीजें उभर करके आती हैं जो हम आज के इस व्याख्यान से सीख सकते हैं। पहला ये कि दुनिया की तमाम सभ्यताओं की तरह चाइना भी एक प्राचीन सभ्यता का देश है और उस सभ्यता में ताओ, कन्फ्यूशियस और इस तरह से महान संतों की परंपरा रही है। विभिन्न वंशावलियों को हमने जो देखा तो उसमें हम ये समझ सके हैं कि आधुनिक दुनिया को जो तमाम चीजें विरासत में मिल रही हैं उसमें चाइना का भी योगदान महत्वपूर्ण है। जैसे पहले पेपर मनी की बात करें, प्रिंटिंग की बात करें, कंपास की बात करें, बारूद की बात करें, तो हम देखते हैं कि चाइना के लोगों ने इस तरह के मतलब आविष्कारों को खुद के साथ साथ दुनिया को दिया है। अगर हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात करें तो वास्तव में ये बहुत बड़ी दूरदर्शी सोच चाइना की थी, क्योंकि जब तुर्कों ने इस्लाम को स्वीकार किया और उनकी एक शाखा भारत तक आकर के पूरे भारतीय साम्राज्य को ध्वस्त करके तुर्की सत्ता की स्थापना कर रही है, दूसरी शाखा पश्चिम एशिया की तरफ पश्चिम की तरफ जा रही है और कस्तुनतुनिया में बेंजनटाइन साम्राज्य को ध्वस्त करके वहां पर इस्लामीकरण कर रही है, तो कामोबेश इस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ने इन आक्रांताओं को लंबे वक्त तक रोकने का भी प्रयास किया, जिसकी वजह से चाइना का एक तरह से इस्लामीकरण होने से पूरी तरह से बच सका। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी आज जो विश्व धरोहर के रूप में है, ये चाइनीज विरासत की एक अद्भुत चीज थी। हम ये देख रहे हैं कि 19वीं और 20वीं शताब्दी तक आते आते चाइना अपने अतीत के इन प्रतिमानों के साथ साथ विश्व की तमाम शक्तियों के साथ जब एकाकार करता है तो उसमें एक नए बदलाव आ रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि अफीम वार ने चाइना की सर्वोच्च होने की जो मिथ था उनके अंदर कि हम सबसे श्रेष्ठ शासक हैं, हमारी सभ्यता श्रेष्ठ है, उसको झकझोर करके रख दिया। और जब यूरोपीय शक्तियों के साथ उनका एकाकार हुआ तो उनकी कमजोरी उभर करके आई। ये बात और है कि थोड़े समय के लिए ये यूरोपीय शक्तियां चाइना को अपदस्थ करने में कामयाब हो गईं, लेकिन इन्हीं अफीम वार ने चाइना में एक आधुनिक प्रवृत्ति को भी जन्म दिया। उनको आत्मगौरव को बढ़ाते हुए उन्होंने फिर से चाइना को विश्व पटल पर लाने के लिए भरसक प्रयास किया, जो बाद के वर्षों में हमें देखने को मिलता है। तो चाइना की जो आधुनिक प्रवृत्तियां हैं, वैश्विक लोगों के साथ फिर से इंटरकनेक्शन है, वो अफीम वार के प्रतिशोधों के वजह से फिर से पनपा और चाइना आगे बढ़ने को तत्पर हुआ। तो हम आज के इस लेक्चर में ये देख पाने में सक्षम हुए कि किस तरह से 19वीं और 20वीं शताब्दी के ये जो अफीम युद्ध हैं वो चाइना के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की तरह से दृष्टि रखते हैं और इसके नुकसान और नफा दोनों हैं। चाइना इस युद्ध के आत्मग्लानि से
अपने को थोड़े समय बाद ही, 50 वर्षों के बाद ही अपने को उबार पाता है और विश्व पटल पर अपने को पुनः स्थापित करने का प्रयास करता है। आप सभी का धन्यवाद।